हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज CUET, यानी कि CUET है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका मानना होगा मैम CUET से रिलेटेड हमें सारे डिटेल्स पता है। कुछ बच्चे होंगे उनके कुछ डाउट्स होंगे, यानी मेरे पास अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको हर टाइप के आपके पास, मतलब आप मेरे ऑडियंस है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से हर टाइप के लोग होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको ये लगता है कि आपको CUET से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन है, स्टिल दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और वो जिनको CUET से रिलेटेड कुछ नहीं पता या CUET उनके लिए एकदम नया है, उनके लिए भी है। जैसे 11th में बच्चे हैं, उनको भी जानना है कि 12th के बाद मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। देखो, अच्छा एडमिशन लेते तब आपको अच्छा पैकेज आता है। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है ना कि हमारी सैलरी क्या होने वाली है, पैकेज क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, तो यानी 11th में भी बच्चा सोच तो लेता है, बट क्या पता उसे जानकारी नहीं हो। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जानना चाहते हैं CUET क्या है। हम एकदम स्टार्टिंग टू एंडिंग सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आपके ना, अगर हम लोग देखें तो मैम क्या CBT बेस्ड टेस्ट होता है या फिर हमें OMR बबल फिल करने पड़ते हैं, यानी हर टाइप के आपके पास डाउट हो सकते हैं। कितने कट ऑफ जाते हैं, यानी बहुत सारे डाउट्स। तो वो सारा कुछ हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहला सवाल कि CUET है क्या। तो बेसिकली CUET क्या है, आपके पास एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यानी एक तरीके से क्या है बच्चा, एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम है। आपने JEE मेंस के बारे में सुना होगा, है ना। JEE के पेपर्स होते हैं, हमारे पास नीट के पेपर होते हैं कि अगर JEE का आप एग्जाम देते हो तो आपके पास IITs आपको मिलते हैं, आप IITs के अंदर एडमिशन होता है। नीट का पेपर देते हैं तो नीट में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो क्या होता है, आपको गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन मिलता है। सेम वैसा ही अगर हम JEE और नीट को हटा दें तो उसके अलावा आपको कोई भी कोर्स करना है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको कोई भी साइंस की फील्ड में कोई भी कोर्स करना है, आगे BA करना है, BCom करना है, कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको कॉमर्स के अंदर कोई कोर्स करना है, तो इन सब के लिए आपको क्या होगा, अब एक फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। यानी कि क्या होगा, आपको CUET एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तभी क्या है आपका एडमिशन हो पाएगा अच्छे कॉलेजेस के अंदर। आपको ही पता है कि जो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इनके डिग्री की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये बेसिकली क्या है बच्चा, ये आपके पास जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ठीक है, जो आप UG कोर्सेज करेंगे तो उन सारे UG कोर्सेज के अंदर एडमिशन के लिए एक क्या है हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट है, यानी CUET है। इसके बारे में अगर बताऊं तो पहले कुछ चीजें जान लो, ठीक है। अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले कुछ चीजें जान लो। जैसे कि अगर मान लो इस बार पेपर होने वाला है, अगर CUET की बात करें तो CUET का सबसे पहला पेपर कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे CUET का अपन बात करें तो सबसे पहला पेपर 2022 के अंदर हुआ था। ऐसे छोटे लेवल पे मतलब यूनिवर्सिटीज खुद का एग्जाम करवा लेती थी, कुछ यूनिवर्सिटीज, वरना क्या होता था पहले ऐसा कोई टेस्ट नहीं रहता था। पहली बार CUET के बड़े लेवल पे जो एग्जाम हुआ वो 2022 के अंदर रहा। उसके बाद आपके 2023 में भी रहा है, 2024 में भी रहा है। उसके पहले क्या होता था, मान लो जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मान लो जैसे हम DU ले लेते हैं, ठीक है। DU अपने आप में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज है, इसके पास दुनिया भर के कोर्सेज है ना, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारा एडमिशन है, बहुत सारे इसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो उन सब के लिए DU, तो DU को मान लेते हैं। DU क्या करता था, पहले जो DU के अंदर बच्चों के एडमिशन्स होते थे वो किस बेसिस पे होते थे, 12th के मार्क्स पे, ठीक है। किसके बेसिस पे होते थे, 12th के मार्क्स पे। 12th के जो मार्क्स हैं, 12th में उसका कितना परसेंटेज है, कितनी CGP है, तो उस पर डिपेंड करता था। बट क्या ना, ये जो प्रोसेस था वो सही नहीं था, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या परसेंटेज बच्चों के कम ही होते हैं, भले ही उनके मतलब मार्किंग वहाँ इतनी टाइट होती है, वहाँ का कोर्स ऐसा है कि वहाँ पे परसेंटेज अगर हम देखें तो बच्चों के परसेंटेज उतने होते ही नहीं हैं। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे परसेंटेज बहुत हाई जाते हैं, 99% आ जाते हैं बच्चों के, टॉपर्स के परसेंटेज 99 तक जाते हैं। और कहीं किसी स्टेट में हमें देखने को मिलता है कि टॉपर तक के परसेंटेज 96, 95, ठीक है, यहाँ तक ही रहता है। यानी कि अगर वो बच्चा अप्लाई करेगा तो क्या होगा, जिस स्टेट के बच्चों के 99% आए हैं वो बच्चा तो क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि जो पहली लिस्ट आएगी अकॉर्डिंग टू डैट उसका एडमिशन हो जाएगा। बट जो वो स्टेट का बच्चा जहाँ पे मार्किंग ही इतनी टाइट की जाती है उसमें उस
स्टूडेंट का तो कोई मतलब फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है, मार्किंग पे डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या कर दिया गया, ट्रांसपेरेंसी के लिए ना इस 12th के मार्क्स को हटा दिया गया, यानी अब रूल के अकॉर्डिंग 12th का मार्क्स हटा दिया गया। अब क्या है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट से पढ़ के आ रहे हो बच्चा, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी आपका मान लो CBSE है, कोई भी स्टेट बोर्ड है, कोई CBSE है, यानी किसी भी टाइप का इंटरनेशनल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, अगर आपको इंडिया के अंदर क्या करना है, कोई भी डिग्री कोर्स करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CUET जो ये एंट्रेंस टेस्ट है इससे गुजरना पड़ेगा, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स के साथ, है ना, क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली आप अपने डिजायर्ड, ठीक है, जो आपके सपनों का जो यूनिवर्सिटी है ना, इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन चाहिए, वो यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ डेट्स जो कि अभी आपके 2025 वाले एग्जाम के अंदर काम करने आएंगे, है ना, यूज आएगा। देखो ऐसा है, आप में से बहुत बच्चे होंगे जो पहले दिन जब 12th में आए तब से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें, है ना, टाइम तो मिल ही जाता है, 1-2 हफ्ते का टाइम मिल जाता है, 40-50 दिन का भी कभी कभार टाइम मिल जाता है, तो बाद में भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के ये भी डाउट होंगे कि क्या मैम CUET की तैयारी बाद में भी की जा सकती है, ये पहले दिन से ही स्टार्ट से करनी चाहिए, क्या रहता है ना, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो इधर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होगा बच्चा, ये लास्ट वीक Feb 2025 तक ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें लास्ट डेट टू सबमिट CUET एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कब तक हो सकती है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि आपके लास्ट वीक Feb से लेकर आपके अप्रैल फर्स्ट वीक तक हो सकता है। ये कैसी डेट्स है, ये आपकी टेंटेटिव डेट्स है, यानी हम मान सकते हैं इसके लगभग हो सकता है, ठीक है। आगे अगर देखते हैं CUET का एग्जाम कब होगा, तो 3rd वीक ऑफ मई के अंदर, ठीक है, मई में अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अगले महीने ही मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। और रिजल्ट कब आ जाएगा बच्चा, तो आपके अगले मंथ यानी नेक्स्ट मंथ ही आपके पास क्या है, जून जुलाई के अंदर आपके पास क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं एग्जाम के, इस तरीके से क्या है आपका एग्जाम होता है। ओके, मैंने क्या कहा, आपके 2022 में एग्जाम रहा था, फिर 2023 में रहा है, 2024 में रहा है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों के ये भी डाउट होंगे, मैम ये जो एग्जाम होगा ये CBT बेस्ड होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ये कैसा रहेगा, आप में से बच्चों का डाउट हो सकता है ना कि मैम ये CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर मैम इसमें हमें OMR शीट भरनी होगी, है ना, दोनों डाउट हो सकता है। तो देखो क्या हुआ था 2022 और 23 की अगर हम लोग बात करें, तो 2022 और 23 तक ना ये CBT होता था कंप्लीटली, 2022 तक और 23 तक अगर हम देखें तो आपके ये पूरा का पूरा CBT बेस्ड ही था। बट अगर 2024 का देखो तो 2024 में क्या हुआ था, ये हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड हो गया कब, ये 2024 के अंदर, यानी 2024 में मुझे क्या देखने को मिला, दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। OMR यानी बच्चों ने बबल भी फिल करे हैं और कुछ बच्चों ने क्या करा है, CBT भी करा है। मतलब क्या देखने को मिला, जिसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस मिले हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस मिले हैं वहाँ पे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहा है, और जहाँ पे जिसमें बहुत ज्यादा रहे उसमें OMR, और जिसमें कम बच्चे रहे उसमें आपके CBT टेस्ट रहा है, ऐसा हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीजें याद रखनी है। तो इस बार आप रेडी रहो, कैसा भी हो सकता है, क्या ही है, MCQ टाइप पेपर होता है, आपको बस रेडी रहना है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, बच्चे डर जाते हैं, किसके अंदर डर जाते हैं, MCQ फिलअप करने के अंदर, कि मैम MCQ के अंदर जो हमें OMR फिल करना पड़ता है, उस OMR को फिल करने में दिक्कत हो जाती है कि कभी कभार क्या होता है, वो जो गोले होते हैं उस गोले के बाहर अगर आ गया, ठीक है, वो गोला सही से फिल नहीं हुआ, है ना, वो जो आपके पास बबल्स होते हैं वो सही से फिल नहीं हुआ तो वो रीड करेगा नहीं करेगा, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपके CBT के अंदर तो क्या है, आपने ऑप्शन A को टिक किया है, थोड़े मान लो गलती से ऑप्शन A टिक हो गया तो आप बाद में ऑप्शन B भी टिक कर सकते हो, बट OMR में ऐसा नहीं होता है। OMR में आपने एक गलती कर दी फिर वो आपका गलत ही काउंट होता है। तो थोड़ा आराम से आहिस्ते से आपको क्या करना है, वो टेस्ट देना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें मतलब मार्किंग कैसी होती है, तो ध्यान रखेंगे इसमें मार्किंग कैसी होती है, पूरा का पूरा MCQ बेस्ड रहेगा आपका। अगर आप करेक्ट आंसर दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो, तो आपके पास +5 मार्क्स रहेंगे। अगर आपका कोई भी आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए -मार्क हो जाएगा, ठीक है। यानी समझ में आया, आपने 2 क्वेश्चन किए हैं,
सिंपल समझो, मान लो आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 में से तुम्हारा एक क्या हो गया है, एक इनकरेक्ट हो गया है। एक इनकरेक्ट होते ही तुम्हारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, मीन्स एक सही है तो तुम्हारे पास आ गए 5 मार्क्स, और एक इनकरेक्ट का -1, यानी टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 4 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इनकरेक्ट ना ही करें, कभी भी तुक्के नहीं लगाने चाहिए हमें भी किसी भी MCQ जो पेपर होते हैं जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जिसमें नहीं है उसमें तो लगा लो, पर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो हमें सेफ क्या है, सेफ खेलना होता है, तो आपको तुक्के तो कभी नहीं मारने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें मार्किंग कैसे करी जाएगी, है ना। मार्किंग कैसी रहेगी तो देख लेंगे, आपके पास जो ये पेपर रहेगा उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। ठीक है, आपके पास क्या है, वेट, आपके पास क्या रहेगा बच्चा, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। ध्यान रखेंगे, ये क्या है आपका सेक्शन 1A है, ये सेक्शन 1B है, ये सेक्शन C है और ये सेक्शन D है। ये आपके पास 4 सेक्शन हो गए। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या रहता है आपका सेक्शन 1A जो है, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, ध्यान रखेंगे 13 लैंग्वेजेज होती है। क्या होती है हमारे पास, 13 लैंग्वेजेज होती है। उसके अंदर अगर 13 लैंग्वेजेज की बात करूँ तो 13 लैंग्वेजेज में क्या हो जाएगा, या इसको अपन नाम दे देते हैं सेक्शन A, है ना, इसको अपन नाम दे देते हैं सेक्शन 1, ये 2 और ये सेक्शन 3। यानी क्या ध्यान रखना है आपको पास, आपके 3 सेक्शन होते हैं, इतना ही ध्यान रखना है। वी हैव 3 सेक्शन इन दिस, और 3 सेक्शन की अगर बात करूँ तो सेक्शन 1A होता है, सेक्शन 1B होता है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 1 जो है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। ये कौन से आपके लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ये 13 लैंग्वेज कौन से हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना इंडिया के अंदर, ठीक है, जैसे बंगाली है, गुजराती है, तो ये आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गए। फिर बात करें 20 लैंग्वेज, ये जो आपके पास क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच हो सकता है, जर्मन हो सकता है, स्पेनिश हो सकता है, ये लैंग्वेजेस। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास 29 डोमेन है। डोमेन जैसे फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट, ये आपके पास क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर बात करें सेक्शन 3 के अंदर आपके पास जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट की बात करूँ तो जनरल टेस्ट आपके पास क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जनरल टेस्ट ना 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट, एक आपके पास रीजनिंग हो जाएगा, एक आपके पास क्वांट हो जाएगा, और एक आपके पास जनरल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरल टेस्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके ऊपर भी कमांड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम, ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हमेशा से किसको पढ़ रहा है, हमेशा से वो डोमेन तो पढ़ ही रहा है ना, डोमेन तो वो हमेशा से पढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, बाकी चीजों पे फोकस करता है और ये इन चीजों को छोड़ देता है, इस पॉइंट को छोड़ देता है, वो रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इस पे फोकस करना छोड़ देता है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। बात करें इसके बारे में तो ये आपके पास हो गया। उसके अलावा क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, सेक्शन 1 मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे बच्चा, और 40 आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है, 40 आपको कंपलसरी उसमें से मतलब चूज करना है। 50 इसमें भी है, 40 करने हैं, 50 इसमें भी है, 40 इसमें भी है, और 60 में से आपको 50 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। टाइमिंग की बात कर ले तो आपको सेक्शन 1A में और सेक्शन 1B में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। बात करें इसमें तो इसमें 45 और 60 मिनट मिलते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपके ज़्यादा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स है, मैथ्स है, तो आपके 60 मिनट्स मिलेंगे, एल्स आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और जनरल टेस्ट में भी तुम्हारे पास कितना होता है, 60 मिनट्स टाइम होता है। ठीक है, तो 60 मिनट का टाइम लेकर तुम क्या कर सकते हो, आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो ये अब क्या है मैम, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मैम इसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर होना है इस एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे प्रिपेयर करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है ऑप्ट योर कोर्स। अपना कोर्स को क्या है, ऑप्ट कर लो। आपका जो कोर्स है आप किस में करना चाहते हो, मतलब 5-6 तुम्हारे पास ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा है उसको BSc ऑनर्स है ना, केमिस्ट्री से करनी है, केमिस्ट्री में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, डिजायर चीज़ें नहीं मिली, तो मैम तो मैं फिजिक्स में कर लूँगा, फिजिक्स नहीं मिली तो कोई बात नहीं, BSc छोड़ो, BBA कर लूंगा, BBA नहीं तो BCom कर लूंगा, BA ऑनर्स कर लूंगा पॉलिटिकल साइंस में। अब मैम किसी को डाउट आ सकता है कि मैम पॉलिटिकल साइंस में, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, BA कर रहा हूँ, तो क्या मुझे पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कोई बच्चा है साइंस का, उसको BCom करना है तो उसको अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे, कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे डिटेल्स है CUET से रिलेटेड क्या रहता है पैटर्न। और एग्जाम की अगर मैं बात करूँ किसकी,
टफनेस लेवल की जैसे जैसे हम लोग देखें तो क्या जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चा कोई भी एग्ज़ाम हो आपके, है ना, आप देख लोगे कि जैसे आपके इवन स्कूल के अंदर जो हमारी रैंकिंग रह रही है, जो परसेंटेज रह रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल आपका कंपैरिजन अगर करोगे ना तो आपके मार्क्स भी क्या है, टॉपर्स के मार्क्स ज़्यादा आए होंगे। यानी कि हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे ईयर टू ईयर चेंज होता जाता है वैसे वैसे क्या है आपके पास नंबर भी है वो क्या है बढ़ते जाते हैं। तो कंपटीशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और आपको इसके लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। जितने अच्छे से मेहनत करोगे ना उतना अच्छा तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है वो सेलेक्ट होगा। और सही बता रही हूँ, जो तुम्हारा कॉलेज है ना वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। कॉलेज अच्छा कॉलेज होता है, अच्छे पढ़े लिखो, ठीक है, लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छा कॉम्पिटिशन रहता है ना, तो अपन ज़िंदगी में बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा जो CUET क्या है, एक गेटवे है बच्चा तुम्हारे कॉलेज तक पहुँचने के लिए। एक ऐसा गेट है, गेट मतलब रास्ता समझ लो जहाँ से तुम अपने डिजायर्ड कॉलेज की तरफ जाओगे। तो इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हारे पास ये CUET उत्कर्ष की टीम है। ठीक है, CUET का चैनल है, उसके बाद हमारे पास जो कोर्सेज हैं आप वो कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको हर एक चीज़ के अंदर हेल्प करने के लिए रेडी है। आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और हेल्दी रहेंगे।